हेलो एवरीवन, आज डेट है 19 मई 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पिंडारी ग्लेशियर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था स्पीति वैली को लेकर के। तो स्पीति वैली जो है वो हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में जो हिमाचल प्रदेश स्टेट है, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर लोकेटेड है स्पीति वैली। ये जो स्पीति वैली है वो एक कोल्ड डेजर्ट माउंटेन वैली है। अभी कुछ टाइम पहले हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने डिक्लेयर किया कि 4G सर्विसेज जो है उनको स्पीति वैली तक भी एक्सटेंड किया जाएगा, जिसकी वजह से न्यूज में बना हुआ था। स्पीति वैली में एक फेमस टैबो मोनेस्ट्री है जो भी यहाँ पर लोकेटेड है। स्पीति वैली का हाईएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट है कुंजुम उल्ला। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्पीति वैली को लेकर के जो आपको ध्यान में रखना है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और फ्रंट पेज पर बताया हुआ है एक तो सेंट्रल लेवल पर जो है वो कुछ चेंजेस किया गया है। पहले हमारे जो लॉ मिनिस्टर थे वो थे किरेन रिजिजू और अब उनको रिप्लेस करके यहाँ देखिए अर्जुन राम मेघवाल जो है वो अब हमारे इंडिया के नए लॉ मिनिस्टर रहेंगे। ओके, ये रिप्लेसमेंट देखने को मिला है। दूसरा अगर हम बात करें कर्नाटका स्टेट को लेकर के, तो कर्नाटका स्टेट में कांग्रेस को मेजोरिटी मिली लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। और सिद्धारमैया जो 8 टाइम्स जो एमएलए जो हैं रहे हैं उनको यहाँ, और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं कर्नाटका के, उनको यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाया गया है और ये कांग्रेस ने डिक्लेयर किया है। तो ये जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा एग्जाम के परस्पेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में एवरी ईयर जो है वो पोंगल के टाइम में, पोंगल जो है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, उस टाइम में जो है जल्लीकट्टू जो गेम है, स्पोर्ट जो है, इसको परफॉर्म किया जाता था। अभी इसको लेकर के फिर इशू उठने लगे और इशू के बेसिस पर ये बोला गया कि जल्लीकट्टू जिसमें एक बुल जो है उसको ओपन एरिया में छोड़ा जाता है, लोग जो है उसकी हम्प को एक तरीके से, मतलब जो बुल है उसके हम्प को पकड़ करके बुल को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो भी इसमें जीतता है उसको प्राइज मिलता है। इस तरीके का ये कोई गेम होता है एवरी ईयर। अगर हम बात करें तो जो हमने डिस्कस किया अभी कि किसके टाइम में, जो जनवरी मंथ होता है उसमें जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है तमिल में पोंगल, उस टाइम में खेला जाता था। अब इसमें क्या होता है कि कुछ पिटीशन डाली जाती है जुडिशरी में कि देखो एनिमल जो है उनके खिलाफ में यहाँ पर क्राइम जो है किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बार जो बुल होते हैं उनकी भी इसमें डेथ हो जाती है, ह्यूमन जो है उसकी भी इसमें डेथ हो जाती थी। तो 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसको कर दिया बैन कि जल्लीकट्टू को करेंगे हम बैन। लेकिन 2017 के टाइम में तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज किए, कुछ अमेंडमेंट किए और ये बोला कि ये हमारी कल्चर है और इसको रेगुलर करना जो है वो कोई भी गलत नहीं है। तो अब 2018 में जो जुडिशरी है जो अपना रिजल्ट जो उन्होंने दिया था, जजमेंट जो दिया था, उसको हायर लेवल पर जो है वो एक तरीके से व्यू करने का प्रोसीजर स्टार्ट किया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी 2017 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो अमेंड किए थे और जो जल्लीकट्टू को जो वैलिड किया गया था कि जल्लीकट्टू जो स्पोर्ट्स है वो खेला जा सकता है, तो ये कुछ भी गलत नहीं है, इसको जो है वो रेगुलर किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत एंशियंट टाइम से परफॉर्म किया जा रहा है और इसमें जो है वो एक तरीके से कल्चर जो हमारी ट्रेडिशन है वो शो होती है। इसी तरीके का जो प्रोसीजर है वो अगर हम बात करें तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र और कर्नाटका, वहाँ पर भी बुलक कार्ट रेस, बफेलो रेस जो है वो देखने को मिलता है। और कर्नाटका में इस प्रोसीजर को बोला जाता है कम्बाला। ओके, तो इस तरीके का प्रोसीजर जो एनिमल का पार्टिसिपेशन किसी भी गेम को लेकर के अलग अलग एरिया में, अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्टेट में इस तरीके के स्पोर्ट्स जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं, तो फिर उनको भी बैन किए जाने की बात की जाने लगी। लेकिन अब जुडिशरी ने बोल दिया है कि
जो भी एनिमल है जिनका यूज़ किया जाता है, बस इतना ध्यान में रखना है कि जो भी अथॉरिटीज़ है वो ध्यान में रखें कि उनके खिलाफ में कोई भी एट्रोसिटी जो है, कोई भी क्राइम जो है वो ना देखने को मिले। ओके, तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में इस तरीके का गेम परफॉर्म करना जो है वो कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज पर। और यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने बोला कि नेक्स्ट जो डेकेड है उसमें टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। स्पेसिफिक बात की गई 2023 से 2027 के बीच में, और ये बोला कि नेक्स्ट 5 ईयर जो है जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट लेवल देखने को मिलेगा। इन 5 ईयर्स में एक ईयर जो है वो हॉटेस्ट रहेगा। और टेम्परेचर जो है, जो हमने टारगेट लिया था 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के टाइम में कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हम अर्थ का नहीं इंक्रीज होने देंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है उसमें देखने को मिलेगा अगर आप प्री इंडस्ट्रियल एरा से कंपैरिजन करते हो। 1850 से 1900 के बीच में अगर आप कंपैरिजन करते हो तो इसमें ये 66% चांसेस शो करता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। ओके, तो यहाँ पर ये इशू रिलीज हुए हैं। दूसरा यहाँ पर देखो, कल भी हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया था कि एक तो रीजन क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनका एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एमिशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो जिसकी वजह से जो भी सनरेज है वो आती है हमारे एनवायरनमेंट है, हमारे क्लाइमेट में, उसको ट्रैप कर लेती है। ग्रीन हाउसेज गैसेज उनको बाहर नहीं जाने देती है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है। दूसरा क्या है, जैसे कि जो IPCC की रिपोर्ट आई इसमें बोला कि जो हमारे सी एरियाज हैं उनका टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ रहा है, मतलब सी वाटर जो है वो भी गर्म हो रहा है। अब जब गर्म होगा तो इसकी वजह से साइक्लोन जैसी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होंगी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर कम होगा तो साइक्लोन क्रिएट होगा। तो यहाँ पर इंडिया के पर्सपेक्टिव में इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो इंडिया की अगर हम बात करें तो दो इश्यू हैं। यहाँ पर जो कल हमने न्यूज़ डिस्कस की थी उसमें हमने देखा था, एक तो हमने देखा था कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनका एमिशन बढ़ रहा है, और दूसरा जो है वो है अल नीनो इफेक्ट। अल नीनो इफेक्ट की वजह से जो पैसिफिक वाला रीजन जो है वहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में मानसून जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा। अब इंडिया में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, देखो हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मानसून पर डिपेंड है। अब मानसून कमज़ोर होगा तो एग्रीकल्चर जो है वो इफेक्ट होगी। दूसरा हमने देखा कि सी लेवल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहाँ पर साइक्लोनिक एक्टिविटी जो है वो क्रिएट होंगी। अब इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो मतलब इंडिया के कोस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट इससे देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो भी डाटा रखे गए हैं, इसके बारे में इंडिया को लेकर के अलर्ट जो है वो ज़्यादा रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का कोस्ट लाइन में डेवलप होना चाहिए ताकि साइक्लोनिक एक्टिविटी देखने को मिले, तब भी इशू जो है वो काफ़ी कम, मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी कम क्रिएट हों। ओके, और ये जो भी एमिशन है जिसके बारे में टाइम टू टाइम वैसे बात की जाती है, लेकिन जब तक देखो रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा ना उसका कोई मतलब नहीं है। हमने टाइम टू टाइम अलग अलग कॉप की मीटिंग्स में ये डिस्कशन किया है कि किस तरीके से हम टेम्परेचर को बढ़ने से रोकेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक जो भी क्राइटेरिया, जो भी गाइडलाइंस जो डिसाइड की जाती है उनका इम्प्लीमेंटेशन ना हो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, देखो RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ टाइम पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले हैं कि ग्रीन डिपॉजिट्स को लेकर के रेगुलेशन जो है वो क्या होंगे। उन्होंने बैंक्स को बोला है कि हर बैंक जो है वो अपने अपने लेवल पर ग्रीन डिपॉजिट को लेकर के क्या करे, जो है, जो भी अपनी गाइडलाइंस है, जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रिलेट करे, और जो भी वेबसाइट होगी बैंक की वहाँ पर ये सारी गाइडलाइंस, ये सारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे। ग्रीन डिपॉजिट क्या होता है, जैसे कस्टमर बैंक में आता है अपना पैसा डिपॉजिट करता है, सेम इसी तरीके का प्रोसीजर है ग्रीन डिपॉजिट भी। बस इसमें क्या होगा कि जो पैसा आपने बैंक को दिया है वो पैसा जो है वो बैंक किसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए देगा जो एनवायरमेंटल हेल्दी हो। ओके,
और जैसे जिस तरीके से ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन शेयर जिस तरीके से काम करता है कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रूप में, उसी तरीके से ग्रीन डिपॉजिट जो है वो भी एक तरीके से काम करेगा। ओके, तो ये जो ग्रीन डिपॉजिट है इसमें क्या होगा कि जो इन्वेस्टर हैं वो इस मनी को एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक बातें हमने रख दी। अब देखो गवर्नमेंट जो बैंक जो है वो क्या करेंगे, जैसे ग्रीन डिपॉजिट में कोई कस्टमर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो इसके लिए जो बैंक है वो क्लियरली बताएंगे कि किन किन प्रोजेक्ट में आपका पैसा जो है वो लगेगा। जैसे कि सस्टेनेबल जो भी फ्यूल्स हैं उनमें, या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं उनमें, क्लाइमेट चेंज को रोकने में, या फिर एनवायरनमेंट को स्टेबल बनाने में, इस तरीके के जो प्रोजेक्ट होंगे ना उनमें जो है आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब एनवायरमेंटली जो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें आपका पैसा लगाया जाएगा। अब बैंक को ये भी अश्योर करना है कि ऐसा नहीं पैसा ले लिया आपने एनवायरमेंटली जो प्रॉफिट देने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनमें और आप लगा रहे हो किसमें, फॉसिल फ्यूल में, तो ये गलत रहेगा। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली जो है इस बात को लेकर के रखना होगा कि जैसे बैंक जो है वो पैसा अगर ग्रीन बॉन्ड में लेता है, ग्रीन डिपॉजिट में लेता है, तो उसको पैसे को जो है वो फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर पावर, टोबैको, गैम्बलिंग, पाम ऑयल, हाइड्रो पावर जनरेशन, इनमें जो है वो नहीं लगा सकता है। पैसा कहाँ लगेगा, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, एफोरेस्टेशन, इन प्रोजेक्ट में जो है वो लगाया जाएगा। अब देखो इससे क्या प्रॉफिट होगा। देखो जो एनवायरमेंट लवर लोग हैं उनको लगेगा कि हाँ वो अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं इस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, लेकिन यहाँ पर कुछ पर्सन जो हैं उन्होंने इस बात को लेकर के भी बोला है कि सिर्फ जो कंसल्टेंट जो हैं उनको इससे प्रॉफिट मिलेगा, उनके पास में एक नई वैरायटी देखने को मिलेगी, बेसिक लेवल पर इसका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर देखो हमारे पार्लियामेंट की जो न्यू बिल्डिंग बनी है उसकी ओपनिंग 28 मई को होगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर इसकी ओपनिंग करेंगे। लास्ट बिल्डिंग जो है वो 1927 में कंप्लीट हुई थी, तैयार हुई थी, और लगभग 100 ईयर से कंप्लीट करने वाली थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग, और जो सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो काफ़ी कम था, तो इन इशू को टैकल करने के लिए नई बिल्डिंग का जो कंसेप्ट है वो लाया गया। और नई बिल्डिंग जो है उसमें अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में हमारे लोकसभा के मेंबर हैं 543, इनकी सिटिंग अरेंजमेंट थी प्रेजेंट टाइम की बिल्डिंग में, और लोकसभा के राज्यसभा के लिए 250। अब इनमें स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा दी गई है। लोकसभा के लिए 888 मेंबर्स की स्ट्रेंथ रहेगी, और राज्यसभा जो है उसके लिए 300 मेंबर्स की अरेंजमेंट जो है वो रहेगी। और जॉइंट सिटिंग जब देखने को मिलेगी तो 1280 MP जो है वो एक साथ बैठ पाएंगे। तो ये नई बिल्डिंग जो है इसको प्रेजेंट टाइम की जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको तैयार करने की कोशिश की गई है। इसका इनॉग्रेशन अब देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अभी विजिट पर हैं, पहले जाएंगे जापान, फिर जाएंगे पपुआ न्यू गिनिया, फिर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, G7 में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो G7 में जिस तरीके से इंडिया मेंबर भी नहीं है, फिर भी जिस तरीके से पार्टिसिपेट इंडिया को टाइम टू टाइम करवाया जा रहा है, ये चीज़ें शो करता है कि बहुत सारे इशू जैसे कि जिसमें आप पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, इन सब में जो है वो इंडिया का स्टैंड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो यहाँ पर जापान में ही क्वेड ग्रुप की जो मीटिंग है उसके लिए काम जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखो लंपी स्किन डिजीज़, जो लास्ट ईयर हमारे जो कैटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे लास्ट ईयर उससे भी जो अर्लियर ईयर में जो है वो इसके इशू देखने को मिले। और लंपी स्किन डिजीज जो है इसकी वजह से जो भी कैटल्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, और उनकी हेल्थ कंडीशन जो है वो काफ़ी डिक्रीज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो इससे क्रिएट होती हैं। और अभी क्या किया जा रहा है कि इसका जो वैक्सीनेशन प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे केसेस 10,000 के लगभग केसेस दोबारा से इसके देखे जा रहे थे। आपका क्वेश्चन आज ये है, आप कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि लंपी स्किन डिजीज जो है वो सबसे पहले कहाँ देखा गया था। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है कोहिनूर को लेकर की। तो अभी एक पार्लियामेंट्री पैनल जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में रखा है कि कोहिनूर जो है उसको हमें यूके से वापस लेकर के आना चाहिए। अभी कोहिनूर जो है वो ब्रिटिश मोनार्क का
जो क्राउन होता है उसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे इंडिया में था कोहिनूर। इसको जब ब्रिटिशर्स के टाइम में कुछ पीस ट्रीटी हुई तो उस टाइम में जो है कोहिनूर दिया गया था। तो यहाँ पर देखो इस बात को लेकर के बोला गया है कि अगर इलीगल तरीके से हमारा कोई आर्टिफैक्ट अदर कंट्री में जाता है तो हम उसको लाने के लिए रेडी हैं, एक्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन अपने ही लेवल पर अगर कोहिनूर को दिया हुआ हो एज ए गिफ्ट तो आप उसको वापस नहीं ला पाओगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो एक रिपोर्ट है और ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है आज़ादी प्रोजेक्ट, ए वीमेन राइट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और एक है रिफ्यूजी इंटरनेशनल जो एक इंटरनेशनल एनजीओ है। इन्होंने रोहिंग्या जो एक रिफ्यूजी है और 2017 में जब इशू देखने को मिला म्यांमार में, म्यांमार के राखीने एरिया में, प्रोविंस में लोग रहते थे, फिर वहाँ से निकल कर के बांग्लादेश और इंडिया में एंटर इन्होंने किया। बांग्लादेश में सबसे बड़ा कोक्स बाजार जो रीजन है वहाँ पर सबसे बड़ा इनका कैंप जो है, रोहिंग्या कैंप जो है वो देखने को मिलता है। तो इस आर्टिकल में, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि हमारे इंडिया में जो रोहिंग्या रह रहे हैं उनकी कंडीशन जो है वो काफ़ी डिक्रीज लेवल पर है, काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पर है। मतलब प्रॉपर जो भी बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे कि अगर हम बात करें तो क्लीन वाटर, क्लीन जो सैनिटेशन, क्लीन एरिया, स्लम लाइक कंडीशन में वो लोग रह रहे हैं। एजुकेशन को लेकर के कोई प्रोसीजर इनके लिए स्टार्ट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया जो है वो क्या कर सकता है, रोहिंग्या को रिफ्यूजी जो है उसके रूप में हम क्या करें, रिकॉग्नाइज करें और राइट टू असाइलम मतलब रहने की एक बेहतरीन कंडीशन जो है उनको हम प्रोवाइड करें। देखो रोहिंग्याज को हमेशा इस बात का डर रहता है कि उनको वापस जो है वो म्यांमार में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के हम जो है वो अश्योर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं। देखो अगर हम बात करें रोहिंग्याज को लेकर के, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो टाइम टू टाइम इस चीज़ को लेकर के बोलता है कि हम 1951 यूएन कन्वेंशन जो है उसके सिग्नेटरी नहीं है, और 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसके भी हम सिग्नेटरी नहीं है। मतलब रिफ्यूजीज़ को लेकर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हम सिग्नेटरी नहीं है। तो इस तरीके के इशू को टैकल करने के लिए हमारा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं बनता है। लेकिन अगर आप ह्यूमन बीइंग लेवल पर इस इशू को सॉल्व करने में हेल्प करते हो, क्योंकि इंडिया इस चीज़ को लेकर के क्लेम करता है कि हमारे सोशल सिक्योरिटी इशू जो है वो इसकी वजह से क्रिएट होंगे। ओके, क्योंकि देखो जब बांग्लादेश नया कंट्री बन रहा था तो वहाँ से लोग एंटर हो रहे थे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, और उन्हीं इशू को टैकल करने के लिए हमारे इंडिया में काफ़ी लंबा नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट देखने को मिला। फिर 1985 में आसाम अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ था कि 1971 से पहले जो लोग इंडिया में थे उनको आप मानोगे इंडियन, और जो बाद में आए हैं उनको जो है वो आप एज ए इलीगल माइग्रेंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि इसकी वजह से जो लोकल लोग हैं वो इस बात को लेकर के क्लेम करते हैं कि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बर्डन जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके के इशू को टैकल करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट के लेवल पर, और जो भी प्रॉब्लम है इसको किस तरीके से हेल्दी तरीके से हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इशू को सोल्व कर सकते हैं, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।